नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि शाम होते ही आपकी बीपीएससी 6 to 8 की क्लास पर डे चलने लगती है। आज हम जो है प्रैक्टिस नंबर 20 करेंगे, जहां से कल क्वेश्चन रह गए थे। 10 तक हमने कराया था, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन रह गए थे। उसके आगे हम जो है क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो रेगुलर वाले बच्चे हैं वो तो क्लास करते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप लोग जवाब नहीं देते हैं। मैं कितनी बार कहूँ क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, चलिए चलिए। तो जो है आपको जो है, अगर आप चाहते हैं बीपीएससी 6 to 8 का एक 6 में टीचर बनना, 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो बीपीएससी 6 to 8 TRE4 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स, पीडीएफ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। 9628 95 92 37 ये हमारा नंबर है। ठीक, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये सब हो गया था। ये यहाँ तक कहाँ तक हुआ था, हम चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है आपका चलिए, ये यहाँ तक हुआ था। कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक। गुड इवनिंग सुचित सर, स्वागत है, वंदना आपका। अब जो है हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे 11 नंबर से। पहले इस पे हम चर्चा करेंगे अष्टछाप की कवि की स्थापना पे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सब लोग जुड़ जाइए। सबको गुड इवनिंग, शुभ संध्या। पहला मतलब ये प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में, 1550 में, 1561 में कि 1560 में? ठीक है, तो यहाँ पर चैनल को लाइक कर दीजिए फटाफट। तो 1565 में हुई थी, सबको पता है कब हुई थी, 1565 में हुई थी। इसमें जो है आपके 8 कवि थे। 8 जो है कवि थे, 8 कवि थे। कितने कवि थे? 8 कवि थे। ये जो 4 कवि जो श्रृंखला थी वल्लभाचार्य की, वल्लभाचार्य, विठल, विठलनाथ, विठल, थोड़ा सा एक सेकेंड। हाँ, विठलनाथ। यहाँ पे वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और 4 शिष्य इनके थे। तो जो है इसमें सूरदास, कई बार पूछा गया है कि सूरदास किसके किसके थे, तो अष्टछाप के थे। सूरदास, कुंभन दास, ठीक है, चतुर्भुज दास और कृष्णदास, परमानंद दास। एक परमानंद दास हो गए थे, परमानंद दास हो गए। ठीक है, आपका जो है सूरदास हो गए जो बहुत फेमस थे, सूरदास हो गए। ठीक है, कृष्णदास हो गए। ऐसे करके पूरे जो है आपके 8 का 4 इनके से थे, 4 इनके से थे। जो जो ज्यादा फेमस हैं, गुड इवनिंग खुशबू, जो ज्यादा फेमस है, 2 लोग बड़ा फेमस थे। एक नंददास थे, एक कौन थे? एक नंददास थे। नंददास है, क्षिति स्वामी है, ये सब इनके वाले में आते हैं। किसके वाले में? इनके वाले में। नंददास इनके में आते हैं, नंददास इसके में आते हैं। थोड़ा मैं इसको मिटा दूं ना तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक सूरदास और एक नंददास, बड़े इंपॉर्टेंट थे। 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी और सारे कवि भक्ति काल के थे, सबको पता है। चलिए, अब बाकी डिटेल जो है अष्टछाप के विषय में जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको पूरी डिटेल देंगे। अगला प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? अर्थ है, इतिहास है, रूप रचना है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? आपको बताना है। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको समझ के लगाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। यहाँ पर हम देखेंगे, चलिए अभी आंसर नहीं आया है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? अर्थ है? नहीं है। इतिहास है? नहीं है। रूप रचना है? नहीं है। उपयुक्त में जब ये तीनों नहीं है तो सीधी सी बात है कि आपका विकल्प बचेगा ई। देखिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी विकल्प ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनमें से ना अर्थ के आधार पर भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण होता है, इतिहास, रूप रचना, किसी के आधार पर सब चीजें नहीं होती हैं। 11 का सी नहीं होगा। हम जाने तक बहुत लोग सी लगाएंगे, सी नहीं होगा, टी होगा। ठीक है, हमें पता था कि आप लोग हो सकता है गलत कर दे इस क्वेश्चन को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे हम।
अगला प्रश्न है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये बोली से प्रश्न है, बताना है। और आप पकड़ लेंगे ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, यह क्या है आपको बताना है। ठीक, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली से अंतर्गत आती है। अब देखिए ब्रज भाषा के अंदर मथुरा आता है, मथुरा इसका केंद्र है। क्या है, मथुरा इसका केंद्र है। ठीक है, बघेली जो है, बघेली इसके अंदर क्या आता है, रीवा, सतना, सीधी, ये सब आपके आते हैं। लेकिन जो विकल्प आपका होगा वह डी होगा, अवधि। अवधि के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, मिर्जापुर, इसके अलावा मिर्जापुर, लखनऊ, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अच्छा ये बताइए कि अवधि की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन से रामचरितमानस अवधि में लिखी गई थी, सबको पता है। और ये किससे निकला है, अवधि किससे निकला है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों जो है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों क्या किसके अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। आप जो मैं प्रयागराज से पढ़ा रहा हूँ, एक क्षेत्र नाम मैंने भूल ही गया, प्रयागराज जो मेन नाम था प्रयागराज। ठीक है, तो ये प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, मिर्जापुर, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, ये सब क्षेत्र क्या हैं, ये सब क्षेत्र जो है आपके अवधि के हैं। ठीक, बघेली क्या है, रीवा, सतना, सीधी, ये सब क्या है, बघेली क्या है, क्षेत्र है। चलिए सबका सही है, क्लियर हो गया है 13 का। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि हम लोग अंतरराष्ट्रीय, वो क्या बोलते हैं हम लोग, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पढ़ लेगा ऐसे, तो थोड़ा सा आप अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो, क्योंकि हिंदी दिवस पता है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस पता है। जल्दी से बताइए, अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त को आज़ादी दिवस होता है, 26 जनवरी आने वाली है गणतंत्र दिवस होता है। देखो 10 जनवरी क्या हो जाएगा, हिंदी, 13 का डी, हम जान रहे थे गलत करेंगे आप लोग। ये हिंदी अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, या सॉरी इसको गलत नाम दे दिया हूँ, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस अभी हाल ही में था ना। मैंने इसके विषय में बताया था, इसका थीम क्या है कोई बताए, 10 जनवरी का थीम क्या है, फटाफट मैंने बताया था, ये मैंने बताया था, आप लोग को याद होना चाहिए कि थीम क्या है 10 जनवरी का, मैंने बताया था, याद करिए। 26 जनवरी आने वाला है, गणतंत्र दिवस है। 21 फरवरी, आंसर क्या निकलेगा आपका, 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को जो है अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को। ठीक है, हाँ 10 जनवरी को कहाँ मनाया जाता है, कौन से किताब में पढ़ लिया, अरे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और मैंने अभी हाल ही में 10 जनवरी बीता है, मैंने इसकी थीम बताई थी, क्या थीम थी, थीम परीक्षा में पूछ लेगा, इसकी थीम क्या है जल्दी से बताइए, थीम। ठीक, पहली बार 1975 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, हर बार अलग अलग, कहाँ से, नागपुर से, हर बार अलग अलग जगह से मनाई जाती है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, मतलब 4 में एक गलत है, ठीक, एक गलत है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका क्या गलत है, पहले विराम चिन्ह को समझते हैं। विराम चिन्ह जो होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, 20 होती है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 होती है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहे जाते हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी 20 होती है, अनुसार भी यह 20 होती है। तो अगर पूछेगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो भी 20 होगी। अगर केवल सीधे पूछ लेगा कि विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। ठीक है, यहाँ पे गलत क्या है, जल्दी से बताना है। 14 का ए क्यों गलत है, उस बुक में गलत है। देखो वाह, आपने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल सत्य है। आप कानपुर कब से आए, बिल्कुल सत्य है।
राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं, बिल्कुल सत्य है, ये आपका गलत है। अच्छा क्यों गलत है, कोई बता सकता है क्यों गलत है? अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं इन्वर्टेड, ये देखो इसके वजह से गलत है, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कामा होना चाहिए था। अच्छा किसको किसको पता है कि सिंगल इन्वर्टेड कामा कहाँ लगता है, डबल इन्वर्टेड कामा कहाँ लगता है? किसी को पता है तो बताइए, मैं अगर चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूं। किसको पता है? हाँ निराला। अच्छा किसको किसको पता है कि सर यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कामा कहाँ लगता है कहाँ डबल लगता है? अगर कोई बता देगा तो मैं बता दूं, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूं, जैसे आप कहें। अगर आप चाहते हैं मैं बता दूं, नहीं तो, क्योंकि बहुत बच्चे सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा में गलती कर बैठते हैं। ठीक। हम्म, च- चलिए ठीक है, कभी गलत नहीं करो आज के बाद। शरीर से जब आत्मा निकलेगी तभी गलत होगा, शरीर से आत्मा भक्क से निकल जाएगी तभी कोई गलत कर सकता है। ठीक है, अब जैसे रहोगे ना तो आपको दम मन में बस जाएगा। अब देखो मैं इसको समझा रहा हूँ, समझिएगा इसको बहुत बढ़िया से। ठीक है, इसको बोलते हैं ना, ओके, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण चिन्ह बोलते हैं, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। देखो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये चिन्ह गलत है। ये चिन्ह कौन कौन लिखता है थोड़ा बताए तो, ये चिन्ह कौन कौन लिखता है? अगर इसको कोई लिख रहा होगा, जाएं उनके पास, गंगा जी हो यमुना जी हो, तुरंत अभी जाएं, अगर ऐसे लिख रहे हैं तुरंत वहां जाइए, उसके बाद आप समझ लीजिए, मतलब नहा धो के चले आइए, ये गलत है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह मतलब ये होता है, उद्धरण चिन्ह का चिन्ह हमेशा ऐसे लिखा जाता है। अब ये क्या कहता है कि जहां ये दो प्रकार के होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है एकल, एकल उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह, इसको हम अवतरण भी बोलते हैं, अवतरण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो होता है वह होता है दोहरा, दोहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह, या अवतरण चिन्ह, दोनों नाम एक ही है, गलत मत करिएगा, गलत मत करिएगा। ठीक। हाँ, किसी व्यक्ति के कथन को लिखने के लिए, अच्छा पिटाओगे अभी, ठीक अभी बता रहा हूँ, जो जो कुछ भी कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एकल उद्धरण में जहां पर दो पॉइंट में किसी पुस्तक का नाम आ जाए, किसी पुस्तक का नाम आ जाए, किसी पुस्तक का नाम आ जाए, किसी पुस्तक का नाम, अगर किसी पुस्तक का नाम आता है तब वहां पर एकल मतलब सिंगल इन्वर्टेड कामा जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, सिंगल इन्वर्टेड कामा, एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा राम, हमने कहा, अगर उदाहरण, चलो मैं पहले इसको समझा रहा हूँ, फिर इसको मैं बाद में लिख दूंगा, इसको मैं अभी जो है बाद में लिख दूंगा। ठीक है, सिंगल, चलिए समझ लीजिए। ठीक, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे हमने कहा किसी पुस्तक का नाम अगर आता है तो वहां पर एकल होता है। जैसे हमने कहा रामचरितमानस, रामचरितमानस कालजयी रचना है, कालजयी रचना है, रामचरितमानस कालजयी रचना है। तो यहाँ पर क्या आ गया? पुस्तक का नाम आ गया। क्या आ गया? पुस्तक का नाम आ गया, इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हुआ। जब भी किसी पुस्तक का नाम आ जाए, वो कोई भी पुस्तक हो, ये नहीं हिंदी की होनी चाहिए गुरुजी, हिंदी वाले में लागे, अंग्रेजी को पुस्तक में लागे, अरे सब में लागे भैया, वो का कोनो मतलब ना को हिंदी के है गणित के है, केवल किताब के नाम हो चाहे, अगर किताब के नाम हो जाए तो का लागी सिंगल इन्वर्टेड कामा अर्थात एकल उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट ये हो गया, समझ गए? जैसे हमने कहा गोदान, हमने कहा गोदान उपन्यास के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, तो गोदान आ गया, तो गोदान में सिंगल इन्वर्टेड कामा लगेगा। फिर दूसरा पॉइंट समझने लायक यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति का उपनाम आ जाए, किसी व्यक्ति का उपनाम, एक नाम होता है, उपनाम आ जाए, उपनाम आ जाए, उपनाम आ जाए, किसी व्यक्ति का उपनाम आ जाए तो वहां पे भी क्या होता है? सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा था यहाँ पे पढ़ा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला क्या है? निराला क्या है? निराला है उपनाम, ये क्या है? उपनाम है, उपनाम है, उपनाम है। चलिए जैसे यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जब किसी व्यक्ति का उपनाम आ जाए, ठीक है,
हमने कहा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। जो हम अज्ञेय लिखते हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिनका उपनाम है। ठीक है, बहुत सारे का उपनाम होता है। अब हम लोग ना दो प्रकार के होते हैं, हमारे दो नाम होते हैं, एक घर का होता है, एक स्कूल का नाम होता है। किसी किसी का एक नाम घर का, स्कूल का होता है, दो नाम होते हैं। एक तीसरा नाम जो है जिससे बतियाते हैं ना, वो जो दे देता है। तो आजकल तीन तीन चार चार नाम चल रहे हैं लोगों के। एक तो घर वालों ने रख दिया, एक तो स्कूल में बुलाया जाता है, एक जिनसे आप दिन रात जो है चपके रहते हो वो तीसरा वाला, वो अलग ही नाम दे देते हैं। ठीक, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला जो है उपनाम आ गया। अज्ञेय, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आप जो है कह सकते हैं जुमले। ठीक, तो अज्ञेय, तो अज्ञेय का उपनाम है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी उपनाम आ जाए तो हमेशा वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है। तो दो जगह होता है, दो जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है? एक होता है किसी पुस्तक का नाम आ जाए या किसी व्यक्ति का उपनाम आ जाए, बहुत सारे कवियों का। इतना समझ गए। अब हम देखते हैं डबल, दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये कहाँ लगता है? किसी के कथन, किसी के कथन को हूबहू कहने के लिए, किसी के कथन को हूबहू, हूबहू लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी का कथन को हूबहू प्रयोग होता है, मतलब किसी के कथन को अपने से तोड़ मरोड़ जोड़ मत देना। जिसका जो जो ऐतिहासिक पुरुष हैं उनके कथन को हूबहू लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, ने कहा, गांधी ने कहा, गांधी जी ने कहा। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा पाप से डरो, पापी से नहीं, पापी से नहीं। अब ये गांधी जी कथन, तो क्या हो गया? यहाँ पे डबल लग गया। ऐसे ही जैसे किसी का कथन है तिलक का कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने कहा, तिलक ने कहा, तिलक ने कहा। अब इन्होंने क्या कहा देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, अब यहां पर क्या लग गया? डबल लग गया। सीधी सी बात है। अरे बताए मैं क्या रहा हूं, वही तो बताए थे। अरे बताए थे आप, जब मैं एकल कह रहा हूं तब आप कह रहे हैं हमने कहा एकल कहाँ लगता है, तो आपने इसमें एकल वाले में बता दिया था। अगर मैं पूछूंगा भैया कि किसी बारे में तो आप दूसरे के बारे में बताओगे तो फिर तो कहना पड़ेगा ना। अब पूछ रहा हूँ राम, बता रहे हो रहीम, तो फिर ये दिक्कत है। तो यहाँ पर जो है मैंने एकल के विषय में पूछा था तो आपने एकल विषय में बताया था। मैंने एकल जो है आपका अवतरण चिन्ह दो प्रकार का होता है, एक एकल उद्धरण चिन्ह जो किसी पुस्तक के नाम या किसी व्यक्ति के उपनाम में आता है। फिर दूसरा क्या था आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी कथन को हूबहू, सबसे मेन है हूबहू, कोई तोड़ मरोड़ नहीं, तब आपका प्रयोग होता है किसका? दोहरा उद्धरण चिन्ह का। अब शायद आपका गलत नहीं होगा सिंगल इन्वर्टेड कामा में या डबल इन्वर्टेड कामा में। चलिए क्लियर हो गया। आना जाना में अपेक्षित विराम है योजक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और अर्ध विराम। तो आना जाना कैसे बनेगा? आना जाना, आना जाना। तो यहाँ पर देखिए ये किसका सिंबल है? योजक चिन्ह का, इसलिए क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर ये सिंबल लगेगा ना, ये सिंबल आना जाना। आपका योजक चिन्ह का प्रयोग कई जगह होता है, विलोम शब्दों में होता है, ठीक है, समान शब्दों में होता है, ठीक, आपके समास में होता है, द्वंद्व समास में होता है, ऐसे कई जगह योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिलहाल ये जब पढ़ाया जाएगा वहां बताया जाएगा। अगला जो है कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर की जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है बहुत सिंपल सा प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा दिया है ऐसा कि आप अगर समझेंगे तो तुरंत कर ले जाएंगे।
यहाँ पर है कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है उसे दूर की जाती है, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए एक होता, इसको क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपादान कारक। अपादान कारक 3 कंडीशन में होता है। पहला कंडीशन क्या होता है समझिएगा, पहला कहाँ लगता है, अलगाव में। जब भी कोई अलगाव होता है, अलगाव अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में जब कोई चीज अलग होती है, जैसे हमने कहा बच्चा विद्यालय से घर जाता है तो विद्यालय से अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग हो रहा है, ठीक है, ब्रेकअप वाला है। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या है, भय में। भय में, भय में किसका प्रयोग होता है, अपादान का। जैसे वह कुत्ते से डरता है, वह कुत्ते से डरता है, तो वह कुत्ते से डरता है, तो यहाँ देखिए भय आ गया। जब भी भय वाला आएगा कॉन्सेप्ट वहां भी अपादान होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, अलग होने के अर्थ में, जैसे हमने क्या कहा कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, भय में वह कुत्ते से डरता है। तीसरा क्या है, तुलना में। तुलना में, तुलना जब किसी से की जाती है तो वहां भी क्या होता है, आपका अपादान होता है। देखिए मैं तुमसे सुंदर हूं, मैं तुमसे सुंदर हूं, मैं बता रहा हूं, सच बात है, मैंने उदाहरण दे रहा हूं लेकिन मैंने अपने लिए कहा है। ठीक, मैं तुमसे सुंदर हूं, तो यहाँ पर तुमसे सुंदर मतलब तुलना की जा रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तुलना एक से अधिक की जाती है, जब तुलना एक व्यक्तियों से अधिक की जाती है तब वहां पे अधिकरण कारक हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, यही सब तो परीक्षा में गलत करा देता है। जब तुलना एक से हो तब आपका अपादान हो जाएगा। जब तुलना एक से अधिक हो, जैसे मुनियों, कई, हाँ, मुनियों में वह श्रेष्ठ है, मैंने कहा मैं आप सब में श्रेष्ठ हूं, तो ये कई से तुलना हो गया, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण हो सॉरी अधिकरण कर रहे हैं, हाँ आपका, हाँ अधिकरण हो जाएगा। ठीक, अधिकरण हो जाएगा। वैसे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलना के रूप में कि मैं तुमसे सुंदर हूं, तब यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। तो 3 चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं, अब देखो भाववाचक संज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, कि भाववाचक संज्ञाएं कई प्रकार से बनाई जा सकती हैं, इसलिए बहुत लंबा होता है। कैसे, एक जातिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाया जाता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाया जाता है। एक आपका सर्वनाम से, सर्वनाम से। तीसरा क्या है, विशेषण से, विशेषण से। चौथा क्या है आपका, क्रिया से। पांचवा क्या है आपका, अव्यय से। इन 5 चीजों से भाववाचक बनाया जा सकता है, इसलिए भाववाचक ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, हाँ, भाववाचक क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। तो याद रखिएगा जातिवाचक से। अभी तो प्रश्न सिंपल पूछा हुआ है, लेकिन अगर यह प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाववाचक जातिवाचक से बना हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक सर्वनाम से बना हुआ है, जैसे अगर मैं कुछ उदाहरण दे दूं, जैसे अच्छा, अच्छा क्या है, विशेषण है, अच्छा क्या है, विशेषण है। लेकिन जैसे ही मैंने अच्छाई लिख दिया, अच्छाई, यह क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे हो जाएगा कि यह जो अच्छाई है यह भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यह विशेषण से बना हुआ है। जैसे जैसे आपका सर्वनाम अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, लेकिन जैसे हमने कहा अपनापन, अपनापन, वैसे क्या हो जाएगा, सीधे यह सर्वनाम से बना हुआ है। ऐसे जातिवाचक संज्ञा, जैसे हमने कहा भाई, हमने क्या लिखा, भाई, भाई क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे हमने भातृत्व लिख दिया, भातृत्व लिख दिया, तो यह जो है आपका भाववाचक संज्ञा बदल गया। तो प्रश्न कैसे पूछेगा कि भाववाचक संज्ञा से बना है, ठीक है, 4 उदाहरण दे देगा, एक जो है रहेगा, 3 नहीं रहेगा, तो ये आपका पूछ लेता है। दूर, ठीक है, दूर, दूर से दूरी बना हुआ है, दूर क्या है, दूर से दूरी बना हुआ है। लिख, लिखना, लिखना से क्या बना है, लिखाई, 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 लिखा, ये सब क्या है, क्रिया से बना हुआ है। तो ये सभी प्रश्न आपके पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न किसी भी लेवल पे हो बस आपको आना चाहिए, इसीलिए क्लास रखी गई है कि आपको बीपीएससी 6 to 8 की भले क्लास चल रही है, लेकिन तैयारी पूरी आपकी 11-12 तक लेवल की है। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पर फिलहाल में सारे भाववाचक संज्ञा पूछा है। सेना, अब देखो सेना क्या हो गया, आपका समूहवाचक हो गया,
सेना क्या हो गया समूहवाचक, परिवार जातिवाचक, कुंज क्या हो गया आपका ये भी, यौवन लोभ मोह, लड़का जातिवाचक हो गया, मित्र पंडित ये भी गलत हो गया, हिमालय होली नर्मदा ये भी गलत हो गया, बचा क्या, सीधी सी बात है यौवन, यौवन उल्टा हो गया था लोभ मोह, ये तीन चीजें जो है आपकी आंसर हो गई। 17 का भी बहुत अच्छा। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाना चाहिए, कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा नर और मादा, नर और मादा। एक चीज मैं बता दूं, कुछ पुल्लिंग ऐसे होते हैं, बहुत साफ शब्दों में बता दूं कुछ पुल्लिंग ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, जैसे लड़का का लड़की हो गया, माता का पिता हो गया, भाई का बहन हो गया। लेकिन कुछ स्त्रीलिंग ऐसे होते हैं जिनका लिंग नहीं बन पाता है, जैसे कुछ पुल्लिंग ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं हो पाता है, उस पे हम जो है मादा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मादा। कुछ स्त्रीलिंग ऐसे होते हैं जिनका कोई पुल्लिंग नहीं होता है, उनमें हम क्या लगाते हैं, उनमें लगाते हैं नर लगा देते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं समझा दूं आपको, कुछ उदाहरण जहां आपको समझने लायक है, जैसे बता रहा हूं। जैसे यहाँ पर कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो यहाँ पे 18 का डी तो क्या हो जाएगा, मादा लगाते हैं, मादा, क्योंकि मादा कौवा होता है ना। हम लोग बहुत ऐसी चीजें बोलते हैं जो गलत बोलते हैं, जैसे ध्यान रखिएगा लोमड़ी होता है, लोमड़ी, अब हमने लिखा लोमड़ी, अब लोमड़ी का लोमड़ा नहीं होता है कि भैया लोमड़ा लगा दो, पगला कर लोमड़ा लगा दो, नर लोमड़ी, नर लोमड़ी, भैया लोमड़ी का लोमड़ा लगा के चले आओ, ठीक है। मच्छर, मच्छर क्या होता है, इसका जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं होता है, इसीलिए इसको मादा मच्छर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मादा मच्छर बोलते हैं। चींटी होती है, चींटी होती है, हम लोग गौना में ना जो छोटी छोटी होती है उसको चींटी बोलते हैं, जो बड़का बड़का होता है उसे चींटा बोलते हैं। अब हमसे कोई पढ़े तो मैं समझाऊं भैया गलत बोल रहे हो। अब चींटी का जो है वो पुल्लिंग नहीं होता है, तो नर चींटी होता है, चींटा मत लिख देना क्योंकि परीक्षा में गलत हो गया था। नर चींटी, चींटी होती है, ठीक, नर चींटी होती है। और इस बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि चूंकि मैं पढ़ाऊंगा इसको तो वहां बताऊंगा ही, मादा लग जाता है, ठीक है। जैसे कोयल, कोयल क्या है, कोयल एक स्त्रीलिंग है। अब कोयल का कोयली नहीं बनेगा, कोयली लगा के चले आओ, नर कोयल बनता है। क्या बनता है, नर कोयल बनता है, ठीक है। बहुत सारे हैं, जितना मैं आपको बताऊंगा वो कम है, समझ गए। तो यहाँ पे फिलहाल में हमने आपको बता दिया आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर आएगा डी निकल के, आंसर क्या आएगा, डी निकल के आपका आएगा। उम्मीद है कि इतनी चीजें समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो भाई मैं क्या ही उखाड़ पाऊंगा आपका। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। मंत्री शब्द का लिंग क्या है, लिंग देखो, लिंग जो होते हैं, लिंग जो है, लिंग मतलब होता है पहचान, लिंग मतलब क्या होता है, पहचान। और संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक का अर्थ अगर हम हिंदी में लेंगे तो वो जेंडर वाला मत समझिएगा। नपुंसक का संस्कृत में अर्थ निर्जीव वाली जो वस्तुएं होती थी उनके अर्थ में लिया जाता था। लेकिन जैसे ही हम हिंदी में प्रवेश करेंगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और पुल्लिंग, ये 2 ही आपके आते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, 2 आते हैं। लिंग जो है वह संस्कृत का शब्द है, कहाँ का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ये भी पूछ लिया था, कई बार पूछता है लिंग शब्द जो है वह कहाँ का शब्द है, अरबी है, फारसी है, संस्कृत है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मंत्री। तो कुछ हिंदी में ऐसे होते हैं, ध्यान रखें, कुछ पद ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, न वह स्त्रीलिंग में होते हैं न पुल्लिंग में होते हैं। तो वह अच्छा ये मत कहते गुरुजी ना, जो स्त्री में होते हैं जो पुल्लिंग में होते हैं वो तो एक हवा वाले होते होंगे जो चलते हैं। अरे नहीं भैया, उनको बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं, उभयलिंग। बहुत सारे ऐसे पद हैं जैसे राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति होता है, इसमें द्रौपदी मुर्मू है, अब राष्ट्रपत्नी इनको बोलेंगे क्या, भैया राष्ट्रपत्नी हो क्या, ठीक है। मंत्री स्त्रीलिंग है तो क्या मंत्रा लिख देंगे, क्या गुरुजी पुल्लिंग हो जाएगा, मंत्रा लिख देंगे, पुल्लिंग कर देंगे, ठीक नहीं।
कुछ ऐसे पद होते हैं जो कि उभयलिंगी होते हैं, जैसे कि कोई भी पद होते हैं, जैसे कोई डीएम है और डीएम वह स्त्रीलिंग भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। कोई पुलिस है वह लड़की भी लड़का भी। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उभयलिंग में रखे जाते हैं, जो पद होते हैं, जो खासकर वो मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है। अब प्रधानमंत्री में पुल्लिंग कैसे लगा दोगे भैया? अगर इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं तो पुल्लिंग कैसे लगा दोगे? ठीक। ओके। शायर। शायर क्या है? शायर भी, शायद हम कह शायर, कोई बात नहीं है। समाचार का बहुवचन क्या होगा? देखो वचन हमारे यहाँ दो होते हैं। ठीक है। ब्याह वाले में 7 वचन होता है, जैसे हिंदी में प्रवेश करेंगे वचन 2 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में हमारे एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें जो है एक वचन से बहुवचन बनाई जाती है। जैसे लड़का का हमने लड़के कह दिया, नदी का नदियां कह दिया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, उनका एक वचन होता है। यहाँ पर समाचार क्या होगा? समाचार का बहुवचन समाचार, समाचारों, अनेक समाचार, समाचार पत्रिका। जैसे दर्शन, दर्शन, आंसू, प्राण, ये सब क्या? ये सब हमेशा एक वचन में, बहुवचन में ही होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता है। तो ये मैं चूंकि पढ़ाऊंगा, मैं तो बेसिक, ये केवल बेसिक मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये मैं सोचिएगा गुरुजी नहीं पढ़ाएंगे, वो सब आपको थ्योरी में पढ़ाए जाएंगे। समाचार का समाचारों। अच्छा। अनेक समाचार पत्रिका। अरे भैया समाचार का समाचार ही होता है, समाचार का समाचार ही होता है। कुछ मैंने क्या कहा, कुछ जो होते हैं सदैव बहुवचन में ही होते हैं, उनका एक वचन नहीं होता है। जैसे अनेक शब्द है, अनेक जो शब्द है, एक शब्द क्या है? अनेक। ये बहुत गलत होता है, अनेक। ये अनेक जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में काम करता है, अनेकों नहीं होता है। अनेकों करेंगे तो गलत हो जाएगा, अनेकों करेंगे गलत हो जाएगा। हमेशा अनेक होता है। क्या होता है? अनेक। 20 का डी कहाँ लगा रहे हो भैया? किस बात पे? डी कहाँ से लगा दिए? समाचार का समाचार ही होगा। अगला प्रश्न है, सीमा कुत्ते से डरती। अभी बताओ, अभी मैंने बताया था कुछ कुछ मिनट पहले, आप इसको बताइए इसका क्या आंसर होगा। मैं नहीं बोलने वाला हूं चाहे पूरी क्लास खत्म हो जाए, जब तक इसका आंसर नहीं आएगा मैं बोल नहीं करूंगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। अभी मैंने बताया था ना। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल क्या होगा आपका? अपादान होगा। अभी मैंने बताया था कि डरने के अर्थ में, जहां डरने के अर्थ में हो, तुलना के अर्थ में हो, अलगाव के अर्थ में हो, वहां पे अपादान कारक होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए प्रश्न आपको मिल गया, आपने कर लिया। हो सकता है नहीं पढ़े होते तो दिक्कत हो जाती। सीमा कुत्ते से डरती है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, मतलब आधार। आधार, आधार जहां आता है, आधार मतलब में पे पर, में पे पर, ये अगर सिंबल दिख गया आपको क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्लियर हो गया? 21 का भी बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, सभी शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए, सभी शब्द स्त्रीलिंग है। शीशम, नर्मदा, विहग, गरुण, साहित्य, सहज, समाधि, दीपक, इसमें सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहां पर समाधि और दीमक, देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, देखो आपको ना लिंग पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। जो लिंग के टॉपिक होते हैं ना वो बड़े कंफ्यूज होते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग कौन सा पुल्लिंग।
मैं इस पे ट्रिक बनाया हूं, जैसे कुछ ऐसी चीजें जो पकड़ लेंगे, जैसे कि एक मैं ट्रिक बताऊं, दूध से बनने वाली चीजें, देखो याद करिएगा, दूध से बनने वाली चीजें, दूध से बनने वाली चीजें प्रायः, प्रायः मतलब अपवाद भी है, प्रायः पुलिंग होता है, प्रायः पुलिंग होता है, पुलिंग होता है, दूध से बनने वाली चीजें प्रायः, मैंने प्रायः लिख दिया, किसका अपवाद भी हो सकता है। इसमें देखो बहुत पूछा था, दही, दही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दही हम लोग क्या लगा देते हैं, स्त्री लगा के चले जाते हैं, दही, दूध से बनने वाली प्रायः चीजें दही, जिसे दूध से जो चीजें बनती हैं प्रायः वो आपके पुलिंग में आती हैं। गुड इवनिंग अल्पना। दूध से बनने वाली चीजें क्या होती हैं, देखो आप ये ट्रिक पे काम करोगे ना बहुत जल्दी आ जाएगा। दूध से बनने वाली चीजें प्रायः पुलिंग में होती हैं। ये दही अक्सर पूछा जाता है, हम लोग गलत लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक ट्रिक और है, और क्या होगा, जो सुकून दे वो स्त्री, गलत अर्थ मतलब है, देखो स्त्री को इसमें कितना कहा गया है, जो सुकून दे वो स्त्री, मतलब स्त्रीलिंग, जो सुकून दे वो स्त्री, जो कठिनाई दे वो पुल्लिंग, पुरुष हमेशा परेशान रहते हैं, ठीक है। जैसे कहेंगे गुरु जी ये कौन सी बात है, जो सुकून दे वो स्त्री, जो राहत दे, जो सुकून दे, जैसे उदाहरण में बता रहा हूं, काहे परेशान हो रहे हो, हम लिखा रात और यहाँ लिखा दिन। अब देखो दिन में क्या होता है कि इंसान दिन भर भाग दौड़ करता है, वर्क करता है, काम धाम करता है, परेशान रहता है, तो दिन में क्या है, आप परेशान है, सुकून नहीं है, इसलिए दिन शब्द क्या हो गया आपका पुलिंग हो गया, जो राहत दे वो स्त्री और जो परेशानी दे वो पुलिंग पुरुष, ठीक है। तो रात क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी स्त्रीलिंग, ठीक। अब हमने कहा मृत्यु और जन्म, जन्म, अब पूछेगा जन्म स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, भैया जन्म कैसे पकड़ेंगे, ये देखेंगे कि कोई इंसान जब तक जिंदा है तब तक वह परेशान है, अभी हम लोग परेशान है कि नौकरी नहीं मिल रही है, कल को हम लोग को नौकरी मिल जाएगी, शादी ब्याह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो उसमें परेशान रहेंगे, सारा जब तक जिंदा रहेंगे तब तक परेशान रहेंगे। जो जी परेशान करे वह पुरुष और जो राहत दे वह स्त्री। अब मृत्यु क्या है, जैसे ही आपकी मृत्यु हो गई, सांसारिक चीजों से मुक्त हो गए, कोई टेंशन नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो आपका ये ट्रिक, हाँ ठीक है, जो सुकून दे वह स्त्री लिंग, रात मृत्यु दिन जन्म, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैं क्लास में बता दूंगा, सारी चीजें यहीं बता दूंगा, तो क्लास में क्या बताऊंगा थ्योरी वाले में। अगला प्रश्न है, राजा भिक्षुक को दान देता है, इसको बहुत अच्छे समझना है, ये बहुत गलत होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी बता रहा हूं, इस पे बहुत गलत हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहां पर, हाँ देखो दो चीज समझना, देने के अर्थ में, देने के अर्थ में कर्म, कर्म होता है, कर्म कारक होता है, कर्म कारक होता है, कर्म कारक होता है। देखो याद रखिएगा, बहुत बच्चे गलत करते हैं इसको, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, याद रखिएगा, देने के अर्थ में क्या होता है, कर्म तत्पुरुष कर्म कारक होता है। दान देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है, संप्रदान, ये बच्चा बहुत गलत करता है, इसको आज से गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो वाक्य पूछा है वह देने के अर्थ में है कि दान देने के अर्थ में है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, यहाँ राजा भिक्षुक को दान देता है, तो यहाँ दान देने के अर्थ में आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही होता कि मालिक धोबी को कपड़े देता है, मालिक धोबी को कपड़े देता है, इसका मतलब धोबी क्या करता है, कपड़े को प्रेस करता है। अच्छा मेरा क्लास हिंदी नहीं है तो फिर भी आपकी क्लास अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनका हिंदी है वो अपना विषय पढ़ ही नहीं रहे हैं, जिनका हिंदी नहीं है वो आके पढ़ रहे हैं, सीखो भैया जो लोग हिंदी वाले हो, ठीक। दान देने के अर्थ में संप्रदान, देखो दान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चा बहुत बार गलत करता है। देने के अर्थ में कोई चीज जब दी जाती है उससे वापस ली जाती है तो वहां पर कर्म कारक होता है। मैंने कहा धोबी कपड़े, हाँ मैं धोबी को कपड़े देता हूं, तो क्या हो जाएगा, दान देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में। देखो बेसिक अंतर है, हम पूरा गलत कर, जैसे भी आप दान देते हैं, जैसे हमने कहा कि राजा भिक्षु गरीब, मैंने कहा कि वह गरीब को दान देता है, वह गरीब को कपड़े देता है, तो यहाँ देने, दान देने के अर्थ में हो गया,
ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे कर्म ये समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आज से आप लोग इसको गलत मत करिएगा। दान देने के अर्थ में संप्रदान कारक, केवल देने के अर्थ में, देने का मतलब कि आप देंगे तो वो वापस भी ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा कर्म कारक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर से दो प्रकार के होते हैं, एक से एक से। एक से होता है आपका करण कारक का, करक कारक का, और एक से जो होता है आपका अपादान का। अब ये कैसे तय करेंगे कौन सा से अपादान का है और कौन सा से जो है करण कारक का है। तो यहाँ पे जो से आएगा वह अलगाव के लिए आएगा, अलगाव के लिए, ब्रेकअप वाला, जब किसी से आप ब्रेकअप वाला जो से होता है वह अपादान के लिए होता है। जो जुड़ने वाला से होता है, जोड़ने वाला होता है, वह से होता है करण कारक का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अलग हो रहा है, जुड़ रहा है, तो कहेंगे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, मतलब बच्चे जो है जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़ाव है। जब जुड़ाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। यही अगर अलगाव की स्थिति होती तब वहां पर क्या हो जाता, तब हो जाता आपका अपादान कारक है। ठीक है, तो दोनों से में अंतर रखिएगा, ये जुड़ाव के कारण, जुड़ाव जहां जुड़ाव होता है, ठीक है, और यहाँ अलगाव होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे, बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी भी अशुद्धि चेक करना है। पिताजी ने मुझसे कहा बंदर पेड़ पर बैठे हैं, यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था, 4 बजने में 10 मिनट हैं। चलिए देखते हैं, पिताजी ने मुझसे कहा, बिल्कुल सत्य है। बंदर पेड़ पर बैठा है, बिल्कुल सत्य है। 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, बिल्कुल सत्य है। यहाँ गलती कहाँ हुई है, गलती बहुत माइनर हुई है, यह समाचार दूरदर्शन में, यहीं से गलती हो गई है। यहाँ क्या होना चाहिए था, यह समाचार दूरदर्शन पर प्रकाशित होता है, पर प्रकाशित होता है, इसलिए यह विकल्प गलत हो गया है। बेसिक अंतर था। ठीक है, आपका 26 का आंसर चल रहा है, 26 का। ठीक, तो यह समाचार दूरदर्शन पर प्रकाशित होता है, में नहीं, बस ये ध्यान रखना है तो अधिकरण ही, लेकिन यहाँ पे में, पे, पर तीनों कहाँ लगेगा ये भी ध्यान देना पड़ता है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। चलिए, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, बहुत बढ़िया है। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, यहाँ पर गदा से क्या है, अभी अभी मैंने बताया बार बार, अलगाव के लिए अपादान, जुड़ाव के लिए करण। तो भैया यहाँ भीम ने गदा से, गदा से, तो गदा से क्या है, जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हो रहा है, गदा से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया है, तो इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। सत्ताईस का बी कैसे हो गया, नहीं समझ में आया। अभी मैं कह रहा हूं बार बार कि भाई जब चीजें अलगाव वाली होती हैं तब वहां पर आपका होता है अपादान। जब अलग कहाँ, गदा से मारा, गदा थोड़ी फेंक के मार रहा है भाई, गदा थोड़ी ऐसे फेंक रहा है कि अलग हो रही है, गदा इसे पकड़ के तब हुमक रहा है, गदा फेंक के थोड़ी मार रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। स्त्री से पुल्लिंग का सही क्रम पूछा है, तो क्या है, गलती टाइप। यही गलती टाइप मैं आपको कह नहीं रहा हूं, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, वहां पे गोला है, ऐसे 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 गोला है, अब आपने गलती से इसके बजाय बी के बजाय जो है सी में रंग दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, यही तो सीखना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि कवि, सम्राट, नेता, विधुर, कवियत्री, सामग्री, नेति, विधवा, कवित्री, सामग्री, नेत्री, विधवा, कवित्री, सामग्री, नेत्री, धुरा, कवियत्री, सामग्री, नेता, विधवा। ये आपको मेल से फिल्म बना है।
ठीक है, आपको जो है स्त्रीलिंग में चेंज करना है। देखो, कवि क्या होता है? कवित्री। कवि क्या होता है? कवित्री, ये सही है। अब यहाँ देखने, कवित्री शुद्ध और अशुद्ध भी पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर सम्राट का सम्राज्ञी होता है। सम्राज्ञी क्या होता है? सम्राज्ञी। ठीक है, नेता का नेत्री होता है, नेतिन नहीं होता है, नेता का नेतिन मत कर देना। ठीक है, विधुर का विधवा होता है। विधुर मतलब जिसकी पत्नी की डेथ हो जाए, और विधवा मतलब जिसके पति की डेथ हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर जो विकल्प बी है वो बिल्कुल सही है, बाकी जो विकल्प है वो गलत हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। बारिश हो रही थी में क्रिया किस काल का भेद है? बारिश हो रही थी, हेतु हेतु मत भविष्य काल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, और हेतु हेतु मत भूत। तो यहाँ पर जो है काल जो है, देखिए जहां पर कोई कार्य पास्ट में हो रहा हो लेकिन उसके कार्य का पता ना हो। देखो कुछ नहीं, सिंपल समझिए, रहा था, रही थी, रहे थे। आपने एक टेंस पढ़ा होगा अंग्रेजी में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि बारिश हो रही थी, अब देखिए हो तो रही थी लेकिन कब तक ये पता नहीं है, अपूर्ण है तो इतिहास पास्ट का, लेकिन अपूर्ण पास्ट है, उसी को हम बोलते हैं। इसकी पहचान कैसे है अपूर्ण भूतकाल की? बस देख लीजिए, रहा था, रही थी, रहे थे, अगर आपने देख लिया तो कुछ भी मत समझिए, सीधे अपूर्ण भूतकाल लगा दीजिए। इसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा होगा इंग्लिश भी। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। राम भक्ति काव्य परंपरा कवि नहीं है। राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य दो प्रकार की धाराएं थी, गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदय राम। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं है, आपको है भाई, मैं आपको है, ये नहीं कहा बताने की आवश्यकता नहीं तो आप नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर जो है गदाधर भट्ट जो है ये नहीं है, ये कृष्ण धारा के हैं, कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के, काव्य परंपरा के हैं। ठीक है, और ये गौड़ी संप्रदाय के हैं। कौन से हैं? गौड़ी संप्रदाय से संबंध रखते हैं, गौड़ी संप्रदाय से संबंध रखते हैं, गौड़ी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। 30 का ए, बहुत अच्छा खुशबू। ठीक, हाँ, बाकी जो तीन कवि हैं आपका हृदय राम, गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, ये सारे कवि जो हैं आपके किस परंपरा के हैं? राम भक्ति काव्य परंपरा के हैं। ठीक है, चलिए, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? पद्मावत जायसी जी की है। ठीक है, सूफी काव्य कौन नहीं माना है ये बताना है। ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह, तीनों लोग ना, ये दोनों ये सूफी काव्य मानते हैं। क्या मानते हैं? सूफी काव्य मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो विजय देव नारायण शाही हैं, ये जो है एक त्रासदी मानते हैं। एक क्या मानते हैं? त्रासदी मानते हैं, त्रासदी मानते हैं। तो एक इनका पद्मावत किसकी है? जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है, और यह अवधी भाषा में लिखी गई है। और यह जो है इस पे पिक्चर भी बनी है पद्मावत, आप लोगों ने देखा हुआ है। इसमें जो है नागमती वियोग वर्णन बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें नागमती किसका प्रतीक है? ठीक है, पद्मावत किसका प्रतीक है? सब पूछा जाता है परीक्षा में, तो आपको सब तो मैं पढ़ाऊंगा ही। विजय देव नारायण शाही जो है इनको क्या कहते हैं? एक त्रासदी इस रचना को, इस महाकाव्य को एक त्रासदी मानते हैं। ठीक, चलिए, सुजान विनोद किसकी रचनाकार है?
घनानंद है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? आपका घनानंद है, देव है, पद्माकर है, मतीराम है, बताना है फटाफट। देव है। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टायाम, इनको ने अष्टायाम में लिखा है, अष्टायाम अष्टायाम में लिखा है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, रीति काल की तीन परंपराएं थी, एक रीतिबद्ध था, एक रीति सिद्ध था, एक रीति मुक्त था। रीति मतलब हाँ मुक्त था। अब जो है वो पूछ लेता है कौन से कवि किस धारा के कवि हैं, ये भी पूछ लेता है, तो उस पर भी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा बता दिया कि इसको भी जानते रहिए। इनके विलास बहुत सारे हैं, जाति विलास में लिख दे रहा हूँ, जाति विलास है। ठीक है, चलिए फिलहाल में आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा कवि है? अभी मैंने इसी पे चर्चा किया है कि रीति काल की तीन परंपराएं थी जो है, ठीक है, ये जो है तीन परंपराएं थी। रीति काल की रीतिबद्ध, रीतिबद्ध मतलब क्या होता था, जो संस्कृत के नियमों में बंधकर जो रचनाएं करता था वो रीतिबद्ध में, जैसे केशव दास, मतीराम, अब आवाज क्या आएगी? हेलो हेलो, आ रही आवाज? आ गई आवाज? आ गई कि नहीं आई अभी? हाँ, ये जो है बिहारी, तो ये तो कोई है ही नहीं, ठीक है। चलिए, ये आखिरी प्रश्न था। ये क्या था? आखिरी प्रश्न था हमारा आज जो है। हाँ, कल जो है शाम को 5 बजे पुनः नया प्रैक्टिस चलेगा, तो ध्यान रखिएगा एक चीज का। हाँ, अब ये आज इतना प्रश्न था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा वो हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, लिख दिया करिए, हाँ सर ये नहीं समझ में आया है, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए एडमिशन के लिए, अगर आपको 6 to 8 का एडमिशन या किसी भी कोर्स के लिए चाहिए, तो ये हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे। बीपीएस, हाँ ये है 96 28 95 92 37। सारे एडमिशन हो रहे हैं, और एलटी और जीआईसी की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी तत्पर रहिए। बिहार के लिए जहां नौकरी लग जाए ले लीजिए, नौकरी लेने से मतलब है। फिलहाल में चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर कल शाम को 5 बजे मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, पढ़ाई लगातार जारी रखिए। धन्यवाद।